चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके आगे समझेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे चीजों को भी एकदम आसानी से समझेंगे ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? तो सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला जाता है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है उसका सबसे बेसिक पार्ट क्या है, यूनिट क्या है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी बनी हुई है, तो वो है एक सेल। तो इसलिए उसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पता है कि जो हमारी बॉडी जो काम कर रही है उसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स है और जितने भी सेल हैं, टिश्यू है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जो बिल्कुल जो अपने लेवल पर जो है पूरा काम करती है, जो सेल है। यानी एक सेल जो होता है उसको आप लैब में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी सेल क्या होता है, फुल्ली परफॉर्म करता है, फंक्शनल होता है। वो सारा चीज जो प्रोटीन तैयार करना, ग्रोथ, साइज ग्रोथ करना है, रेप्लिकेशन होना है, तो सारा चीज करता है। फिर उससे बहुत सारा सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन्स बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन फिर उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ की एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट, यानी बेसिक यूनिट है। इसी से पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म तैयार होती है। ठीक है, तो ये हो गई सेल की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब जो है सेल जो है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ उसमें मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कितने सेल पाए जाते हैं, यानी एक सेल है, एक से ज्यादा सेल है, उसके बेसिस पर हमने जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही हो गया कि उसके अंदर एक सेल पाया, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको हो गया, जैसे जो भी बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो सिंगल सेलुलर होता है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाए जाते हैं, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होते हैं, तो उसको यूनि। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ में आप अमीबा का नाम सुने होंगे। अमीबा भी जो होता है ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो भी एनिमल्स हो गए, बड़े जो भी बड़े एनिमल्स हो गए, यानी हायर एनिमल्स हैं, या फिर आप प्लांट्स को देख लें, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, तो इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दो टाइप्स के, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अच्छा, एग्जाम में जो है आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि डिफरेंस बताएं दोनों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसको एक बार समझ लें। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, वो सिंगल सेल से रिप्रेजेंट, यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें क्या होता है, यानी एक से ज्यादा सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अच्छा, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सारी एक्टिविटीज जो होती है वो कौन परफॉर्म करता है, वो सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म करता है। जैसे उसके अंदर अगर रेस्पायरेशन होना हो, या उसके अंदर आपको एक्सक्रीशन होना हो, मूवमेंट होना हो, सारा सिंगल सेल, एक ही सेल जो होता है वही रेस्पिरेशन भी करेगा, वही एक्सक्रीशन भी करेगा, वही रिप्रोडक्शन भी करेगा, वही मूवमेंट के लिए भी मूवमेंट भी करेगा, यानी सारी एक्टिविटीज जो वो सिंगल सेल करता है। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इस हर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन अलग चीज से हो रहा है, यानी कि हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए पार्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल्स है, तो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज जो होती है अलग अलग सेल करती है मल्टी सेलुलर में। अच्छा, यूनिसेलुलर में तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी सारा जो काम है वो कौन कर रहा है, एक ही सेल कर रहा है ना। यानी कि काम का यहाँ पर बंटवारा नहीं है, यानी सारा काम एक ही सेल कर रहा है, एक सेल ही पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर कोई काम का बंटवारा नहीं कि ये चीज ये कर रहा है, ये चीज ये कर रहा है, ये चीज ये कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का वहां पर बंटवारा होता है कि रेस्पिरेशन ये वाला पोर्शन कर रहा है, एक्सक्रीशन ये कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट के लिए ये हेल्प कर रहा है। तो अलग अलग चीज यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर में। रिप्रोडक्शन कंज्यूम सिंगल सेल, यहाँ पर सिंगल सेल सारा काम वही कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन भी वही कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होता है जिसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, और बाकी जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं।
तो जर्म सेल जो था वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बाकी जो सेल्स हैं वो और अदर एक्टिविटीज में, जो सोमैटिक सेल्स हैं उस वो अदर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। जो यूनिसेलुलर होती है इसकी लाइफ स्पैन यानी कि जिंदगी इसकी कम होती है, जल्दी डेथ हो जाती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया आपको डिफरेंस हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि सेल की जो डिस्कवरी हो गया, सबसे पहले जो है डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहले कौन से सेल को इन्होंने देखा? इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा। कॉर्क सेल क्या होता है? कॉर्क सेल जो प्लांट हो जाता है, प्लांट के अंदर जो बार्क होता है, जो उसकी छाल होती है, छाल, उसके अंदर क्या होता है? एक कॉर्क सेल होता है। तो वही रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो बार्क होता है, बार्क छाल होता है, उसके अंदर कॉर्क सेल होता है। सबसे पहले उसको रॉबर्ट हुक ने उस सेल को देखा, कॉर्क सेल को ही सबसे पहले उन्होंने देखा। तो वो ट्री की जो होती है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है वो एंटन वॉन लीवनहॉक ने देखा था। ये लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा था, जो लिविंग सेल था उनको एंटन वॉन लीवनहॉक ने देखा था सबसे पहले। 10 साल के बाद लगभग इन्होंने देखा। बाकी ये सेल थ्योरी वगैरह है, ये तो इतना एनसीईआरटी में तो खैर खास ना दिया नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। ये यश चांद की बुक है। बाकी पहले सिंपल माइक्रोस्कोप होता था, उसके बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, वो इस तरह का होता है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, वो इस तरह का होता है, इसमें और क्लियर दिखता है बिल्कुल। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम देखेंगे।